नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। 18 फरवरी तक दिखाई देगी आदिवासी संस्कृति और विरासत की झलक। राष्ट्रपति ने खाद्य सुरक्षा हासिल करने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का योगदान बताया आदित्य। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो भारतीय किसान इस यात्रा के होंगे अग्रदूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी की है सुनिश्चित। भारत के यूपीआई को अब अमेरिका और यूरोप में भी किया जाएगा लॉन्च। आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप में यूपीआई और रुपे दोनों की सर्विस होने जा रही है उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित ये महोत्सव 18 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया जा रहा है। आदि महोत्सव में जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट जनजातीय व्यंजनों के 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान कृषि विज्ञानी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी। पीएम ने देश की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान को नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत द्वारा कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और मार्गदर्शक के तौर पर उनके अमूल्य कार्य और शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैंने हमेशा उनके दृष्टिकोण और विचारों की कद्र की है। भारत के कृषि विकास में बेमिसाल योगदान देने वाले विज्ञानी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का हर ओर स्वागत किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये जानकारी सदन से साझा करते हुए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान को सराहा। I had the good occasion to interact with him when I first made an entry into the parliament. And I am sure everyone associated with agriculture and farming will be delighted. It is a day of great satisfaction for every farmer, every person in this country, that Chaudhry Charan Singh ji and Swaminathan ji have been accorded Bharat Ratna. डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की पुत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व उप महानिदेशिका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने पूरे परिवार की तरफ से सरकार का आभार जताया। Naturally, I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give. He has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare.
in the country and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स में खूब शोध किया। अधिक उपज देने वाली धान की प्रजातियां विकसित करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। उनके शोध और प्रयासों से कम आय वाले किसानों को अधिक उपज करने में सहायता मिली। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1979 में कृषि मंत्रालय में प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया। देश के कृषि विकास में शानदार योगदान देने वाले इस महान व्यक्ति का निधन 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5 हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई है। उपराष्ट्रपति ने इसके लिए सरकार की सराहना की। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, स्वामीनाथन जी को मिला है, एल.के. अडवाणी जी को मिला है, नरसिम्हा राव जी को मिला है। पांचों के बारे में किसी को कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। इनको मिलना ही चाहिए था, मौका था, देना चाहिए था। आज के दिन मैं ये कहूंगा, सरकार के इस कदम से, जिसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, भारत रत्न का सम्मान बढ़ा आज के दिन, भारत रत्न का भूषण बढ़ा आज के दिन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत रत्न की गरिमा बहुत बढ़ गई है। अब हमारे मापदंड राष्ट्रवाद, किसान हित और गरीबों के हित में है। हमारी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल की है। उस 5000 साल में कुछ नैतिक मूल्य स्थापित हुए हैं। भारत रत्न की गरिमा निश्चित रूप से मानिए बहुत बढ़ गई है। जब इतने महान व्यक्तित्वों को इससे सम्मानित किया जा रहा है, तो हर आदमी, हर भारतीय के मन में एक बात आती है कि अब मापदंड बदल गए हैं। अब मापदंड में राष्ट्रवाद है, अब मापदंड में आदर्शवाद है, अब मापदंड के आंकलन देश हित वाले हैं, किसान हित वाले हैं, गरीब हित वाले हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने E20 ईंधन के लिए भारत में 15 रिटेल आउटलेट शुरू की हैं। इन रिटेल आउटलेट से इलेक्ट्रिक वाहनों को जैव ईंधन की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2024 में HPCL के विपणन निदेशक अमित गर्ग से वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने में HPCL की भूमिका को लेकर बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। इंडिया एनर्जी वीक में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ HPCL के पवेलियन में, जहाँ पे बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम हो जा रहा है, क्योंकि भारत को बनना है 2070 तक नेट जीरो और इनका एम है 2040 तक नेट जीरो में तब्दील होना। मेरे साथ बात करने के लिए अमित गर्ग है, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है HPCL के लिए ये जो प्रधानमंत्री का आह्वान है नेट जीरो में तब्दील होना, कितना आसान? देखिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमने हमारी कंपनी के ऊपर एक बीड़ा उठाया है कि हम 2040 तक अपनी कंपनी को नेट जीरो करेंगे, जैसे आपने बोला स्कोप 1 स्कोप 2 में। बट हम 2040 का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमने वो जो उसके लिए सारे जो प्रयास हैं वो अभी से शुरू कर दिए हैं। और हमने एक उसमें नया काम ये किया है कि जैसे हमारे जो पंप हैं, 11,000 से ज़्यादा पंप हमारे जो है वो सोलराइज हो चुके हैं। तो उनकी मेजर जो पावर का जो सोर्स है वो अब सूर्य की ऊर्जा है। उसी तरह हमने क्या किया, अपनी लोकेशंस पे भी ध्यान दिया है। सब जगह जहाँ जहाँ हमारे पास ज़मीन है, संभावनाएं हैं, हमने उनको सोलर पैनल्स लगाए हैं। और हमने उसके साथ एक और काम भी किया, उसको वही नहीं छोड़ा है। हमने बोला है कि हम इसको 2040 तक नहीं रुकेंगे और अभी से ही एक एक लोकेशन करके उसको नेट जीरो करते जाएंगे। तो ऑलरेडी ऐसी 5 लोकेशन हम कर चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर,
जहाँ पर बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, या तो हम अपने सोलर पैनल्स यूज करते हैं और नहीं तो ग्रिड से हम रिन्यूएबल एनर्जी लेते हैं। और उसी तरह एक बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि जब डीजल चलता है डीजी सेट्स में तो वो काला धुआं निकलता है जो किसी को नहीं चाहिए, उसकी जगह अब हम बायोडीजल यूज करते हैं। और हमने ऐसे 45 अपने डेपोज में टर्मिनल्स में बायोडीजल का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो ये विषय हमारे दिल के बहुत पास है और हमारी कंपनी की ये कोशिश है कि हम इसमें अपना प्रयास जो है जारी रखें और बहुत जल्दी से सारे लोकेशंस को नेट जीरो करें। अच्छा, हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम बात कर रहे हैं नेट जीरो की, जब हम बात कर रहे हैं ब्लेंडेड फ्यूल की, आपकी कंपनी, प्रधानमंत्री का एक और नारा है कि जल्द से जल्द हम लोग ब्लेंडेड फ्यूल 20% ब्लेंडेड फ्यूल और उसके बाद इसको बढ़ा के 80% के ऊपर लेके जाए इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ। उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी सबसे पहला जो काम चल रहा है और ये विषय भी हमारे जो है दिल के बहुत करीब है, तो इथेनॉल जैसा आप जानते हैं पेट्रोल में इसमें ब्लेंड किया जाता है। ऑलरेडी जो है HPCL करीब 12% तक वो हासिल कर चुका है, जो कि अपने साथ वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा में से एक है। और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि E20 जो है इसमें कि 20% इथेनॉल जो है ब्लेंड किया जाएगा, वो भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। और 1500 ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर ये सुविधा हमारे कस्टमर को अवेलेबल है। और जब कस्टमर E20 लेता है तो ये उसकी सी एक भागीदारी है, साझेदारी है हमारे देश के पर्यावरण को थोड़ा बेहतर करने के लिए। तो वो इस तरह से उसका योगदान है। और हमने ऑलरेडी कल हमारे ऑनरेबल मंत्री जी पुरी साहब से भी एक अपने पंप का इनॉग्रेशन कराया और वो बहुत इस चीज को लेकर जो है हर्ष में थे और बहुत उत्साहित थे और हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डायरेक्टर मार्केटिंग HPCL के, जो बता रहे थे कि बहुत जल्द HPCL भी अब पेरिस में शामिल होगा, जहाँ पे नेट जीरो न्यूट्रलिटी के साथ 2040 तक ये जो उसका लक्ष्य है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। कैंपस अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का योगदान अद्वितीय है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आई राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो भारतीय किसान इस यात्रा के अग्रदूत होंगे। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातक विद्यालय के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में IARI का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2024 के बीच संस्थान ने 100 से ज्यादा किस्में और 100 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम किए हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान ने 200 से ज्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच की IARI ने 100 से ज़्यादा वेराइटीज विकसित की है और 100 से ज़्यादा पेटेंट्स अपने नाम की है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि ये संस्थान अनुसंधान के साथ साथ एक वैश्विक विश्वविद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि किसानों की मेहनत से देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अब पोषण सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। निर्माणों के इस पावन युग में चरित्र निर्माण को नहीं भूलना चाहिए और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण दुर्लक्ष्य नहीं हो। विज्ञान के और ICR के प्रयत्नों से उत्पादन खूब बढ़ाया हमने और सारे संकटों से उबारा। अब गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, पौष्टिकता पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर RC अग्रवाल ने कहा कि पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति के समावेश से छात्रों का सर्वांगीण विकास होने के साथ चरित्रवान युवा तैयार हो रहे हैं। सर्वांगीण विकास के लिए न सिर्फ उसको शैक्षणिक चीज़ों पर ध्यान देना है, बल्कि हमें ये भी देखना है कि बच्चे का नैतिक मूल्य किस तरह से उसके सामने हो, किस तरह से वो आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं हमारे पास कृषि की, उनको कैसे पूरा करें। तो इन सब के ऊपर भी हम अपने पाठ्यक्रम को भी उसी तरह से रिवाइज कर रहे हैं और उस सब पर भी हम बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं अपनी कृषि शिक्षा में।
समारोह के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि कुल 26 विषयों में मास्टर और पीएचडी की उपाधियां दी गई है। डॉक्टर ए.के. सिंह ने संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। During 2023, the institute developed 30 high-yielding varieties of agri-horticultural crops using cutting-edge science and technology, including genome editing. IRI-bred wheat varieties are cultivated on about 9 million hectares, contributing approximately 30 million tons of wheat to nation's granary. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अधिष्ठाता डॉक्टर अनुपमा सिंह ने कहा कि ये दिन संस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दीक्षांत समारोह में 5 विदेशी छात्रों सहित कुल 543 छात्र और छात्राओं को उपाधि दी गई है। हमारे बच्चे जो मास्टर्स में हैं वो पूरे 2 साल बहुत अथक प्रयास करके और जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनमें 3 साल और उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके फिर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उन्हें डिग्री मिले। तो IRI का कॉन्वोकेशन तो एक बहुत बड़ा महोत्सव है। कार्यक्रम में मौजूद पूसा संस्थान महिला संघ की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा कि लड़कियां कृषि शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। पदक हासिल करने में भी लड़कियों ने अव्वल रहकर बाजी मारी है। महामहिम की उपस्थिति बहुत ही गरिमामयी रही, जो कि काफ़ी मोटिवेशन दे रही है हमारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को। और जैसा कि विदित है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ज़्यादातर मेडल्स उनको ही मिले हैं। और हमारे देश में जैसा और क्षेत्रों में हो रहा है वैसे ही कृषि के क्षेत्र में ICR IRI में भी लड़कियों का योगदान बढ़ चढ़ के आगे है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए युवा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। मुझे डॉक्टर H.K. जैन मेमोरियल यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, जो कि मेरा जो बारानी क्षेत्रों में जो फसलें होती है उनमें मृदा नमी की कमी से फसलों में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें सुधार के लिए मैंने जो कार्य किया है। दीक्षांत समारोह के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने IARI के प्रकाशनों का विमोचन करने के साथ नई किस्मों को जारी किया और उन्हें राष्ट्रपति को भेंट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के शोध कार्यों और देश के अन्नदाता की मेहनत की बदौलत 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो भारतीय किसान इस यात्रा के अग्रदूत होंगे। राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 62वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान छात्र और छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इनमें PhD और मास्टर डिग्री के छात्र शामिल रहे। ये सभी छात्र भविष्य में न केवल कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षार्थी और शोधार्थी बनेंगे, बल्कि देश के लिए विकास के काम करने के लिए बेहतर मानव संसाधन तैयार करने का एक जरिया भी बनेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के सोलापुर से लोकसभा सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने मंत्री से सूखे द्राक्ष वृक्ष की खेती करने वाले किसानों का मुद्दा उठाया। सांसद ने कहा कि इसे आहार में शामिल करने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की सोलापुर से लोकसभा सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर के जय सिद्धेश्वर स्वामी महाराज पहुंचे। आइए बात करते हैं। धर्म और संस्कृति के साथ साथ किसानों के मुद्दे हैं, उनको भी इन्होंने प्राथमिकता के लिया है। क्या इनका मुख्य एजेंडा था? सर, आप सांस्कृतिक समृद्धता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपने किसानों के मुद्दों को लेकर भी यहाँ मंत्री से मुलाकात की। क्या मुख्य वजह थी? ऐसा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादातर हमारे किसान बंधु जो है द्राक्ष का उत्पादन करते हैं। बशर्ते द्राक्ष लेने के पश्चात जो सूखा होता है, सूखा द्राक्ष, उसको ठीक तरह से उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस कारणवश जो है उसको जो है पोषण आहार में समावेश करने के लिए आज मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी से बातचीत हुई और सकारात्मक हुई। 2 घंटे के पश्चात जो है इसका रिपोर्ट वो हमको देने वाले हैं। समावेश करने के लिए वो सकारात्मक दिखते हैं। आगे भविष्य में और कौन सा मुद्दा, क्योंकि आपसे किसानों की उम्मीदें जुड़ी हुई है? अब फिलहाल जो है कई समस्या हैं हमारे तरफ। तो पहली समस्या ये तो है बारिश की है। उसके पश्चात जो है हमारे यहाँ गन्ना भी बहुत तरफ से जो है पैदा होती है, उसको जो है योग्य रीति से उसको भी मूल्य मिलना चाहिए, यही किसानों की मांग है।
तो थे महाराष्ट्र के सोलापुर से आए स्वामी सिद्धेश्वर महाराज, जिनका मानना है कि धर्म और संस्कृति एक अलग विषय है, लेकिन एक मानवीय सरोकारों के जरिए किसानों से जुड़े मुद्दों को भी सरकार और संगठनों को लाना इनका दायित्व है। और इसी विषय को लेकर ये न केवल केंद्रीय मंत्री से मिले बल्कि पूरा आश्वासन भी लेकर आए कि जो किसानों की समस्या है उनका समाधान समय रहते पूरा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगामी 7 मार्च को नई दिल्ली पादप आधारित भोजन उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश और दुनिया के कृषि और खाद्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। सम्मेलन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की पादप आधारित भोजन उद्योग संगठन के प्रबंध निदेशक संजय शेट्टी से। राजधानी नई दिल्ली में आगामी 7 मार्च को पादप आधारित भोजन उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के आयोजन के क्या मायने और भविष्य में इससे इस इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय सेठी, जो इस संगठन के डायरेक्टर हैं। सर, अगर बात करें, ये जो पादप आधारित भोजन सम्मेलन एक अलग तरह का और अनूठा सम्मेलन है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि भारत को अगर अपने क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, नेट ज़ीरो बनाना है, तो हमें अब एग्रीकल्चर की तरफ देखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का कारण बन रहा है वो है एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड्स, चाहे वो डेयरी है या मीट है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। हम 9 किलो खाना अगर पहले एनिमल को खिलाएं, उसमें से 1 किलो लें, इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली ह्यूमंस को 1 किलो खाना खिला दें। तो जो प्रोटीन के अंदर एक जो क्रांति आ रही है और बहुत बड़े तरीके से प्लांट बेस्ड फूड्स का मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चला है, तो इंडिया में भी प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 7 मार्च को भारत मंडपम में ITPO प्रगति मैदान में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजित किया है। और ये जो सम्मेलन है आहार के पहले दिन है। पिछले वर्ष भी कृषि मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस बार दोबारा से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये प्लांट बेस्ड फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसके कि 150 मेंबर्स हैं, और अभी हाल ही में पतंजलि, ITC और बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसके अंदर जुड़ान किया है, उनका ये चौथा बड़ा सम्मेलन है। और पूरे विश्व स्तर पे इंटरनेशनल प्लांट बेस्ड फूड वर्किंग ग्रुप में, जिसमें कि हम लोग शामिल हैं, हम उसके अंदर ये इसको एक सस्टेनेबिलिटी को एक नई दिशा में फूड की तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग शाकाहारी है, वो मांस वगैरह नहीं खाते, लेकिन उससे संबंधित जो पोषणतायुक्त डाइट है, वो जो आप जो प्लांट बेस्ड फूड की बात कर रहे हैं, उसके जरिए मिलने से कितना फायदा होगा? देखिए, अब ये नई साइंस का युग है। यहाँ पर हम चाहें तो दालों में से प्रोटीन को अलग भी कर सकते हैं। दालों में अपने आप में 25% प्रोटीन होता है, सोयाबीन में तो 40% प्रोटीन होता है। अगर हम चाहें तो उस प्रोटीन को अलग कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, या एकदम से नवजात शिशु हों, वो सब प्लांट बेस्ड फूड्स प्लांट प्रोटीन खा सकते हैं। जिम के अंदर लोगों ने वे प्रोटीन को छोड़ के अब प्लांट प्रोटीन को अपनाना शुरू किया है, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये अपने आप लाइट है सिस्टम के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा और एथिकल है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन अतिथि होंगे और कितने देशों के कितने लोग इसमें डेलीगेट भाग लेंगे? क्योंकि ये आहार के पहले दिन है और आहार 38वें साल में है, 1.25 लाख लोग आहार में आते हैं। और यहाँ इस सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय कृषि मंत्री जी श्री अर्जुन मुंडा जी और उनके साथ राज्य कृषि मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, वो भी इसके अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। और उसके साथ साथ ITPO, अपिडा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ICAR, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इन सब को साथ मिलके हम ये सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो ये थे पादप आधारित भोजन उद्योग संगठन के कार्यकारी निदेशक संजय सेठी, जिनका मानना है कि बदलते दौर में जिस तरह से शाकाहारी भोजन की मांग बढ़ रही है, उसी को देखते हुए प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री न केवल काम कर रही है, बल्कि लोगों को जागरूक कर भारत की पोषकतायुक्त खाद्यान्न की जो उपलब्धता है, उसको सच्चे मायनों में संकल्पित और साकारित करने का प्रयास कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत के UPI को अब अमेरिका और यूरोप में लॉन्च करने की बात की जा रही है। अपनी सफलता और आसान उपयोग के कारण भारतीय UPI वैश्विक मंचों पर चर्चा में बना रहता है। हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इनोवेशन इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित दावोस इनोवेशन वीक में एक पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने UPI और समग्र डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत की नई उपलब्धियों की चर्चा की थी। पैनल ने असमानता को कम करने में भी भारत के मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से UPI की सराहना के साथ ही इस बात पर भी चर्चा की कि UPI जैसी तकनीक को भविष्य में अमेरिका या यूरोप में कैसे निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि ये वहां मौजूदा प्लेटफॉर्म से बेहतर है।
पिछले दिनों जारी भारतीय रिजर्व बैंक की स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी की मेजबानी में तेजी से वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहा है। वैश्विक क्षमता केंद्र बहुराष्ट्रीय निगमों की अपतटीय इकाइयां हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं। भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि डेटा सेंटर क्षमता में बढ़ोतरी है। इस साल भारत डेटा सेंटर क्षमता को 1 गीगावाट से अधिक होने और देश को वैश्विक डेटा सेंटर हब के तौर पर स्थापित करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,750 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 फरवरी को सरसों 4,750 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव था 5,000 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि मालपुरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 फरवरी को सरसों का भाव था 5,225 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम कर भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत कर दी। हर भारतीय को इस पर गर्व है। पीएम मोदी की अगुवाई में मंदिरों पर व्यापक नजरिए से ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान की घोषणा के बाद उनके पैतृक निवास वांगड़ा गांव में खुशी का माहौल है। गांव में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उनके भतीजे एमवी वेणु और अन्य ग्रामीणों में केंद्र के फैसले का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी की रात हुई घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी है। जानकारी देने से पहले धामी ने बनफूलपुरा में हुए पथराव और आगजनी में घायल पुलिस, पत्रकारों और अन्य लोगों का हाल जाना। धामी ने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी तिरुचिरापल्ली में कई स्थानों पर चल रही है। एनआईए ने गुरुवार को हैदराबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई कथित माओवादी संबंधों की शक में हुई थी। डीडी न्यूज की विशेष मुहिम स्वच्छता वॉरियर से जुड़ने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। ये वो शख्सियत है जिसने अपनी रियल लाइफ में जो प्रयास किए, फिल्मों के जरिए उन्हें असल जिंदगी में जमीन पर उतारने का भी बहुत ही नेक कोशिश की। मैं हूं भूमि पेडनेकर और आप देख रहे हैं मुझे